स्वागत है आपका लास्ट लेसन ऑफ कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। ऑलरेडी हमने 27 लेक्चर इसमें कर लिया और ये 28th लेक्चर है। टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर, जिसमें 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, 5वां पार्ट। चलो बात करेंगे लास्ट में, पहले अपन कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, नहीं मालूम पहुंच करके पढ़ लेना। एवरीबडी, इस लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी। साथ में ध्यान रहे क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। तो व्हीट कल्टीवेशन के लिए बोला ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड अराउंड 30 डिग्री। बिल्कुल गलत, वो होता है एवरीबडी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री नहीं होता, ओवर 30 डिग्री। देख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। मतलब अराउंड 30 डिग्री नहीं होता, 20 से 25 होता है। अब फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 100 डेज चाहिए ही चाहिए, और लाइट क्ले और हैवी लोमी सॉइल चाहिए। इवन एलुविलियर सॉइल भी चलता है। दूसरा तीसरा करेक्ट, पहला गलत, ऑप्शन हो गया सी। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में वही चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। बोला प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक। बिल्कुल सही बात है। और सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक इज हाईली फर्टाइल। बिल्कुल नहीं है। देखो वहां पे जो रेनफॉल होता है ना, वो ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस सॉइल नहीं होती है। ठीक है, तो हाईली फर्टाइल तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन हो गया सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोला कि पहला सही है। आपको पता ही है कि जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो मोस्टली यूज प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, ह्यूमिड ट्रॉपिक में। द वार्म और वेट क्लाइमेट ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिक प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप ऑन लार्ज स्केल प्लांटेशन। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि टॉपिक सॉइल आर मोर स्ट्रांगली वेदर्ड एंड हैव फीवर न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। Which one of the following is not correct? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। बिल्कुल सही बात है। सिंथेटिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आर नॉट यूज। एकदम ठीक है। इट यूजेज मिनिमल क्रॉप रोटेशन। नहीं है एवरीबॉडी, क्रॉप रोटेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दैट्स वाई मिनिमल यूज नहीं, मैक्सिमम यूज होता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा था, ये हो गया। और अच्छा, डी क्या है, इट यूजेज इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस। ये भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है क्रॉप रोटेशन एक की प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, प्रिवेंट पेस्ट और डिजीज, और ब्रेक एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स और क्वालिटी। किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यार आपको डिटेल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक ओरिजिन सच एज कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और बोन मिल, ये सब यूज करते हैं कैसे, फर्टिलाइजर की तरह। किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और अवॉइड करते हैं, लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंस, जैसे कि पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, साथ में जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ग्रोथ हार्मोन, इन सबको नहीं इस्तेमाल करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगला, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो एम्फसाइजेस टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, कंपेनियन प्लांटिंग, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, मिक्स क्रॉपिंग और फॉस्टिंग ऑफ इंसेक्ट प्रेडेटर्स। ये सब के सब क्या है, यूज करते हैं टेक्निक। किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला अरेंज द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ सिल्क इन इंडिया इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये सब मेरे को किस तरीके से इतना फैक्ट्स याद रहता है। बस एक चीज पता है कि मुलबेरी जो सिल्क है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मुलबेरी मतलब तीसरा सबसे पहले होगा। तो क्योंकि पूछा है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब सबसे पहले 3 होगा, तो 3 ए और बी होगा, और सी और डी नहीं हो सकता। तो पहला और दूसरा, ए और बी में कोई ना कोई होगा। देख लेते हैं, 50-50 में पहुंच गई, कोई बात नहीं, इतना ही ना। ध्यान रखिएगा, मुलबेरी जो है विच अकाउंट 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। फिर ईरी सिल्क है, उसके बाद कौन है, तसार सिल्क और मूगा सिल्क। उनके बारे में पूरा डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो मुलबेरी सिल्क जो है उसको बोलते हैं डिराइव फ्रॉम द सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी एल। इट फीड्स ऑन मुलबेरी लीव्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 70% ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन। कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और गुजरात। मुलबेरी हो गया। फिर दूसरे भी क्या था, ईरी सिल्क था। हाँ, ईरी सिल्क कम फ्रॉम द कैटरपिलर ऑफ सामिया सिंथिया रिसिनी, उसका नाम है। इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये आपको ध्यान रहे मुलबेरी सबसे ज्यादा है, फिर ईरी है, फिर तसार है, फिर मूगा है। ठीक है, इतना याद हो जाए, क्योंकि कितना फैक्ट्स रटोगे, बोलो आना रटने को तो इतनी सारी चीजें है, लेकिन ऐसा रटो सच दैट इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन क्वालिटी वुल इज ऑब्टेन इन इंडिया। देखो अगर आप उधर जाओ हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहां पे आपको पश्मीना गोट बोलते हैं ना, कि ये जो देखो सॉल बनी है ये वुल का है और पश्मीना गोट से है या फिर अंगोरा रैबिट से है ना निकला है, ऐसा करके वो बेचते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है ऑलरेडी, पश्मीना गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स। ठीक है क्या, ओके।
Rabbits are the animal that produce fine quality wool that is used in making luxurious garments such as shawls, sweaters और scarves. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रेगुल में आप ब्लैक सॉइल, आपको मालूम है, इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन। आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉटन। कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं रेगुल सॉइल को। बोलो क्लियर है क्या? ये देख लो, ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, है ना। क्या होता है? टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज हाईली फर्टाइल और रिटेन मॉइस्चर वेल, मेकिंग इट आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन प्लांट्स थ्राइव इन द मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुल सॉइल which helps support their growth or development. Important tip क्या है? Regular soil, also known as black soil, is found on the plateau of Maharashtra, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे मिलता है ना। Along the valley of गोदावरी और कृष्णा रिवर, ये आपको मालूम ही होगा क्योंकि ज्योग्राफी में बेसिक चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। which one among the following statement correctly define the term biofortification? क्या बायोफोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? Enrichment of the nutrients quality of the soil using biological agent। पता नहीं, रुक जाओ, बाकी देखते हैं ऑप्शन कौन सा बेहतर हो सकता है इसे। ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशंस वेल, बिल्कुल यही है एवरीबॉडी। क्या? ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। ध्यान रहेगा क्या आपको? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, है ना। बायोफोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज दी, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन होता है ना, सेम मैनर में, process of enhancing the nutritional value of food crops by various methods including plant breeding, agronomic practices or modern biotechnological techniques. It is the idea of breeding crops to increase their nutritional values. Next question, अरेबिया, रोबस्टा और लिबरिका। अगर आपने ऑनलाइन कभी या फिर ऑफलाइन, है ना, कॉफी मंगाया हो सॉरी, तो उसमें आप देखोगे ये सबके मिलते हैं क्या? टाइप, कॉफी के टाइप हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिल्पा और लदाम क्या है? तो मिल्पा एंड लदाम झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के पार्ट है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। डिफरेंट नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मिल्पा इज टर्म यूज इन सेंट्रल अमेरिका, सॉरी एवरीबॉडी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये सेंट्रल अमेरिका में यूज होता है मिल्पा, पर्टिकुलरली कहाँ पे? मैक्सिको और ग्वाटेमाला में। To refer this type of agriculture system, Ladakh is a similar concept practice in Southeast Asia, including country like Indonesia और मलेशिया में। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है अलग अलग। यहाँ पे देख सकते हो, कैंजिन जो है फिलीपींस में, और चिटेमिनीज जाम्बिया में, टेवी या फिर टाकुआ मेडागास्कर में, और रोका किसमें? ब्राजील में। ये सब क्या है? झूम कल्टीवेशन के नाम है। होपफुली आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा टेंशन नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर इतना ज्यादा डिटेल किसको याद रहता है? बस कीवर्ड्स याद रखना जो हमारे क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर। ठीक है, खरीफ क्रॉप है, ओके, तो खरीफ क्रॉप व्हीट तो होगा नहीं, और राइस और पल्सेस और कॉटन, हाँ ठीक है, तीनों के तीनों हो सकते हैं। आगे बोला ऑस, अमन और बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर। अच्छा, एक ही साल में 3-3 पीरियड किसका उसको ग्रो करने के? तो सबको पता है राइस ही होता है, ठीक है क्या एवरीबॉडी? साउथ में, इवन वेस्ट बंगाल में आई थिंक 3-3 बार क्या करते हैं? उसको ग्रो करवाते हैं, किसको? राइस को। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 2 से ही क्लियर हो गया, दूसरे से ही क्लियर हो गया। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया अंडर इट्स कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, राइस की ही बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो गया राइस। तो क्रॉप दैट मैचेस द गिवन कैरेक्टर इज राइस। राइस एक खरीफ क्रॉप है, और साथ में इसके 3 क्या क्या है? और ऑस, अमन और बोरो। क्या है उसके? 3 डिफरेंट पीरियड्स। ऑस राइस इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, May to अगस्त, और अमन क्या है? राइस ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और बोरो जो है वो कल्टिवेटेड होता है विंटर सीजन में फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। एडिशनली राइस कल्टिवेशन ऑक्युपाइड लगभग 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern को क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। अब मिक्स क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग आपको मालूम है, जब एक दूसरे में मिला के, है ना, 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मस्टर्ड और व्हीट, दोनों के एक साथ मिला के, है ना, क्या करते हैं? हम ग्रो करवाते हैं सेम फील्ड पे। लेकिन वहीं पे इंटरक्रॉपिंग भी तो वही है? नहीं, इंटरक्रॉपिंग में एवरीबॉडी अलग अलग, मतलब एक जैसे ये रो दूसरे क्रॉप का, एक दूसरे पहले क्रॉप का है दूसरे का, फिर ये रो पहले क्रॉप का है दूसरे क्रॉप का, समझ रहे हो क्या? सेम ही फील्ड पे उगाते हैं, लेकिन इस तरीके से करके इंटरक्रॉपिंग। मिक्स फार्मिंग आपको पता है क्या? एनिमल रियरिंग वगैरह साथ में यूज करना फार्मिंग के। और हाइब्रिड फार्मिंग में क्या हुआ? हाइब्रिड फार्मिंग वो है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके हम फार्मिंग करते हैं, साथ में
हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर है। तो मैंने बता दिया, इंटरक्रॉपिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a specific pattern. It involves planting different crop on close proximity to maximize land utilization or increase agricultural productivity. The crops selected for intercropping are typically chosen based on their compatibility, complementary growth pattern और ability to mutually benefit each other. एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ सारा कुछ। जैसे मिक्स क्रॉपिंग की बात करो तो ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड लाइक वीट और मस्टर्ड। वीट और मस्टर्ड को मतलब मिक्स क्रॉपिंग, सॉरी एवरीबॉडी, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब कि एक साथ, जैसे मस्टर्ड और वीट एक साथ ही उगा दिया है ना, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में स्पेसिफिक पैटर्न है। मैंने आपको बताया ना, एक रो दूसरा रो ऐसा कर, उल्टा जैसे ऊपर मैंने अगर बता दिया हो तो उसके लिए माफी। तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप टुगेदर इन अ प्रॉक्सिमिटी सच एज मेज और बीन्स वेयर द बीन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेज प्लांट। मिक्स फार्मिंग मैंने बता दिया, इंटीग्रेटिंग क्रॉप प्रोटेक्शन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग लाइक कल्टिवेटिंग वीट और कॉर्न अलोंगसाइड रेजिंग डेयरी कैटल। हाइब्रिड फार्मिंग भी बताया, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग विद मॉडर्न टेक्निक सच एज यूजिंग हाइब्रिड राइस वैरायटी डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आपको पता है कि राजस्थान नहीं है, बाकी सब जगह प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एरिड और सेमी एरिड रीजन है। Rajasthan is not suitable for plantation agriculture due to its arid or semi-arid region or limited water resources. Unlike region like Assam, Nagaland और केरला, उन सब जगह पे क्या है, सेमी और एरिड और सेमी एरिड नहीं है और प्लस वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है इन अमाउंट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म एज। देखो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल है, ध्यान में रखना आप। अब एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ फार्मर पर यूनिट एरिया को ऑफ एरेबल लैंड को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल डेंसिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्या कमर्शियल एग्रीकल्चर? डेयरी फार्मिंग है, ग्रेन फार्मिंग भी है, लाइव स्टॉक रेंचिंग भी है, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं। जीवन यापन के लिए लोग इसको करते हैं। कब? जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो और लैंड होल्डिंग कम हो तब, है ना। ये देख सकते हो कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर. Intensive subsistence agriculture refer to a farming system in which farmers cultivate small plots of land with high labor input. This type of agriculture is primarily practiced in densely populated region where farmers rely on their own labor or simple tools to grow crop for their own consumption. बेचने के लिए नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which one of the following factor is not considered in determining the minimum MSP in India? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल, प्राइस ट्रेंड इन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट एकदम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं, बड़ी रुक जाओ, इस पे डाउट लग रहा है। अगला देखते हैं, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी बिल्कुल, तो डाउट खत्म हो गया, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया। इसको कंसीडर नहीं करते, बाकी सबको सब कंसीडर करेंगे, किसके लिए? एमएसपी को डिटरमिन करने के लिए। ये देखो, फैक्टर दैट इज नॉट कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एमएसपी इन इंडिया इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्यों? व्हाइल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज relevant in measuring changes in the overall cost of living for individual, it is not directly related to the determination of the MSP for agricultural produce. The minimum support price is the minimum price set by the government. सबको पता है ना, बेसिक चीज है। बड़े कौन करता है पता है आपको? CSCP अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर provides recommendation for the MSP for 22 crops as well as for FRP, किसके लिए? सुगरकेन के लिए। रिकमेंडेड क्रॉप में 14 खरीफ क्रॉप है और 6 राबी है और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप है। 2 अदर कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से? क्या आप गूगल करके बता सकते हो क्या अभी के अभी, अगर आपको जानकारी हो तो? नहीं तो गूगल करके बताओ, लेकिन बताओ। स्टेटमेंट 1 है एवरीबॉडी, एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल अकाउंट फॉर अ सब्सटेंशियल शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन वोलाटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। बिल्कुल नहीं एवरीबॉडी, वोलाटिलिटी जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ की कम ज्यादा होती रही है, इसलिए दूसरा गलत, पहला सही, दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। देख सकते हो, पहला सही आपको पता ही है, दूसरा देखो, स्टिल दी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन इज लो। कितना? 17.5% है केवल एग्रीकल्चर का किसमें? हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। कब की बात कर रहे हैं? करंट प्राइस 15-16 के बात कर रहे हैं।
एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूशन फेल फ्रॉम 50% जीडीपी का 1950 में बड़ी 50% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में किसका, एग्रीकल्चर का, लेकिन अभी कितना बचा 15.4% इन 2015-16 कांस्टेंट प्राइस पे। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन फेयरली वोलेटाइल ओवर द पास्ट डिकेड। क्लियर है क्या? इतना नीचे डेटा है उसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया टू द नेट सोन एरिया, उसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? किसको? द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं एवरीबॉडी। और बाकी पार्ट बाकी जो है उसको भी मैं समझाता हूँ। देखो पहले ये समझो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन एग्रीकल्चर कंसीडरिंग बोथ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द use of the same land for different crop within a year. Higher cropping intensity indicate a greater utilization of available land for cultivation. अब बाकी चीजें समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया। वहीं पे इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द सिस्टम ऑफ वेरिंग सक्सेसिव क्रॉप इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑन द सेम क्रॉप, सेम ग्राउंड पे, है ना, वेरी कर रहे हो किसको? सक्सेसिव क्रॉप्स को। क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो क्वांटिटिव मेजर ऑफ क्रॉप यील्ड इन अ गिवन मेजर्ड एरिया ऑफ फील्ड। क्रॉप डाइवर्सिटी नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएंस इन जेनेटिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स यूज इन एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? क्रॉप डाइवर्सिटी बोलते हैं। बाकी नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में क्या डिफरेंस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज मोस्टली ऑन लेबर सेविंग मैकेनिज्म, दिस कुड बी रिस्पॉन्स टू, है ना। क्या बोला? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में वो मोस्टली ऑन लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन, दिस कुड बी रिस्पॉन्स टू, इस पे ऑब्वियस राइजिंग वेजेस एंड टाइटर लेबर मार्केट की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मैकेनाइजेशन पे हो रहा है। सर्जन मशीन काम करें उसमें इन दोनों का दिक्कत ना हो, किसका? वेजेस का और टाइटर जो है क्या? लेबर मार्केट का। क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन इन इंडिया इज करेक्ट? झूम कल्टीवेशन के बारे में, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये सारे के सारे इसी के नाम है। बोला इट इज लार्जली प्रैक्टिस इन नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट, इंडियन स्टेट, बिल्कुल ठीक है। इट इज रिफर्ड टू स्लैश एंड बर्न, बिल्कुल ठीक है। इन इट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर, एकदम सही बात है। बार बार एक ही फील्ड पे, है ना, आप खेती करते रहोगे धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसलिए उसको हटा के दूसरी जगह पे और कल्टीवेशन करने लगते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो तीसरा तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बेसिक चीजें, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। झूम कल्टीवेशन के बारे में डिटेल आपको मालूम है, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्थ इंडियन स्टेट में जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। मणिपुर में तो मोर देन 50% एरिया जो है झूम कल्टीवेशन के अंदर है। बाकी चीजें कॉमन चीज वाली है, तो आगे बढ़ जाएंगे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर इज आर करेक्ट? इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप एरिया, बिल्कुल ठीक है एवरीबॉडी। आपको पढ़ के लग रहा होगा सर हिस्ट्री में स्टेप है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल करेक्ट एरिया है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फार्म होल्डिंग इज टू स्मॉल फॉर सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एकदम सही। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं पहला, इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप एरिया। India has a vast agricultural land area and it is one of the largest producer of various crops including rice, wheat, pulses और cotton. स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है कि सीरियल क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज play a significant role in cropping pattern of India. These crops are widely cultivated and form a major part of the agriculture output in country. साथ में तीसरा स्टेटमेंट देखो, the average size of the agricultural land holding is relatively small which poses चैलेंजेस फॉर एफिशिएंट और लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। आपको मालूम ही है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि लैंड होल्डिंग ही उतना नहीं है, तो कमर्शियल लेवल पे कर ही नहीं पाते, सब्सटेंस एग्रीकल्चर कर पाते हैं, अपने लिए ही बस उगा पाते हैं। बोलो एकदम क्लियर रहेगा? गुड। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में होपफुली आपको हर एक चीज क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ खत्म होता है हमारा इकोनॉमी रिविजन सीरीज का लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर वे में क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या कर लिया, पॉलिटी का पूरा पीवाईक्यू, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, साथ में हमने किया इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ये चार जो सब्जेक्ट है आपके, उन सब के सारे, है ना, ऑल जो पीवाईक्यू है, ना केवल यूपीएससी सीएससी का बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस के सारे क्वेश्चन कर लिए। होपफुली आप इन सब को
अच्छे से क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाओगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग टिल द लास्ट। होपफुली आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा इस पूरे सीरीज से। हाँ, मैं बताऊंगा सामने जो दिख रहा है आपका, लेकिन मैं पहले थोड़ा शुक्रिया अदा कर रहा आपका, है ना, थैंक्स बोल रहा आपको, सच दैट ये पर्टिकुलर जर्नी जो है बेहतर रही कि आप शुरू से लेकर अंतिम तक 28 लेक्चर, समझ रहे हो क्या, लेक्चर तक लगे रहे देखने में। हाँ, मालूम है मेरे को कि मेरा 28 लेक्चर बनाने में भी योगदान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ आपका कि आपने इतने पेशेंस के साथ, है ना, इतने अच्छे से फॉलो करते हुए हर एक स्टेप लास्ट लेक्चर तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर दैट। तो आज के लिए है कोट कि अ विनर इज जस्ट लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। मतलब एक विनर जो है लूजर ही है अगर उसने एक बार और ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर आप लूजर होकर ये बोलते हो कि नहीं, मैं ट्राई करेगा, मैं एक बार और खेलेगा, है ना, मैं एक बार और ट्राई करेगा, तो आप विनर बन सकते हो। तो इसलिए विनर माइंडसेट रखना है जरूरी, एक बार और ट्राई करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे किसी नए सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट करी परेशानी हो तो बात करते रहिए, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, ओके, ऑल द बेस्ट।